हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया था, कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिफोर डिस्कसिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करना चाहेंगे। उस टॉपिक का नाम है बेसिकली फेज डायग्राम। क्या नाम है बेटा? फेज डायग्राम। मैंने बोर्ड पे लिखा भी है फेज डायग्राम क्या होता है। बेसिकली एक डायग्राम होता है जिसमें हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं, जो कि हमारा कुछ इस तरीके का होता है, एक्सपेरिमेंटल एक ग्राफ है। मैं बता दूं, फेज डायग्राम्स वो डायग्राम होते हैं जो कि किसी सब्सटेंस के डिफरेंट फेजेस के बारे में बताते हैं एट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंजेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात को समझो कि फेज डायग्राम किसी एक सब्सटेंस का एक ऐसा डायग्राम होता है जो उसके डिफरेंट स्टेट को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि फेज डायग्राम हमने वाटर के लिए कंसिडर किया। किसके लिए कंसिडर किया बेटा? वाटर के लिए। तो फेज डायग्राम वाटर में हम लोग देखेंगे तो अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो ये एक रीजन होता है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से इस लाइन को हम लोग डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। इस लाइन को बेसिकली हम P = 1 ATM लाइन बोलते हैं। इधर बेसिकली मैं बात करूं तो इस रीजन में लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम होता है। इस रीजन में लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? ये जो रीजन होता है इस रीजन में बेसिकली हमें सॉलिड और गैस की इक्विलिब्रियम दिखती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरी बात को फिर से देखोगे ध्यान से। फेज डायग्राम वो डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फेज ऑफ सेम सब्सटेंस एट डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मीन्स हम स्टेबिलिटी ऑफ किसी सब्सटेंस के डिस्कस अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए फेज डायग्राम हमें आना चाहिए। बट इन आवर सिलेबस फेज डायग्राम नहीं है। फेज डायग्राम हम सिर्फ वाटर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मैं आपको जो आगे के 2-3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इनको अच्छे से समझा दें। उनको आप अच्छे से समझ लोगे, आपका हो गया चैप्टर, ही कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा कि फेज डायग्राम है बेसिकली ये देखो बेटा, आपको मालूम है कि ये लाइन में लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है। मतलब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में अगर मैं कहूँ कि ये लाइन ज्वाइन करूँ तो ये कोई T0F होगा। क्या होगा बेटा? T0 होगा, या T0B लिख लेते हैं, या इसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। अगर वाटर की बात होगी तो ये जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ गैस मतलब 1 ATM के बराबर हो जाता है उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर ये वाटर के लिए होगा तो 100 डिग्री होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, समझ में आ गया? इस पॉइंट को जहाँ पे तीनों एक जगह पे कट करते हैं, मैं लिखता हूँ इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? इनको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस ट्रिपल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक क्या मिलता है बेटा? प्रेशर मिलता है यहाँ पे, जिसको PT बोलते हैं, P ट्रिपल बोलते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक टेम्परेचर भी मिलता है जिसको T ट्रिपल बोलते हैं, TT बोलते हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं आपको बताऊं कि ये जो रीजन है इस रीजन में लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम होते हैं। सपोज मैंने कहा कि हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन ड्रॉ करने में आप देखोगे कि ये पोजीशन जो यहाँ पे बन रहा है उस पोजीशन में लिक्विड क्या हो रहा है? सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर रहा है। लिक्विड किसके साथ? सॉलिड के साथ एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर रहा है। मींस जिस पे सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ उसको TF बोलते हैं। मतलब ये नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। आप ऐसा समझना, ये रीजन नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट का, ये रीजन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का। इस पॉइंट पे जो ट्रिपल पॉइंट मिलेगा मतलब तीनों फेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। ये हमारा पूरा क्या है? फेज डायग्राम है। मैं फिर से रिपीट करूँ, फेज डायग्राम एक तरह का डायग्राम है
जो किसी सेम सब्सटेंस के स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रेंजेस। इस फेज डायग्राम की हेल्प से हम सब्सटेंस के लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम एंड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम को एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर रेंजेस हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा ये हमारा फेज डायग्राम था। इसमें लिक्विड गैस इधर, सॉलिड लिक्विड इधर, ठीक है ना, सॉलिड गैस का ये जो इक्विलिब्रियम होगा इसके अलॉन्ग होगा। जहाँ पे तीनों कोइंसाइड करते हैं उनको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको फटाफट नोट करिए अपने कॉपी में, नोट कर लीजिए। बनाइए अपने कॉपी में इसको बेटा। आप सोच रहे होगे ट्रिपल पॉइंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी सर को, तो ऐसे ही बता देते। अभी आपको आगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ट्रिपल पॉइंट से क्या बेनिफिट मिलेगा बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से बनाओ अपने कॉपी में, इसके बेनिफिट्स मैं अभी दिखाऊंगा आपको। चलो, मैं अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करूं, ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर की मैं बात करूं, तो ये ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 4.5 mm ऑफ Hg। समझ में आ रहा है? वाटर का ट्रिपल पॉइंट ये होता है। समझ में आ गया? क्या लिखोगे? फेज डायग्राम आर दोज डायग्राम विच रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस अंडर द कंडीशन ऑफ क्या बेटा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फेज डायग्राम के बारे में क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग, रफ करें इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब हमें डिस्कस करना है, मैं आपको बताऊं, हम लोग अब डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारा टारगेट था। एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों करता है, ये हमारा रीजन है। बेटा आप बताओ मुझे, मैं आपसे ही पूछूं, अगर किसी वोलेटाइल कंपोनेंट लाइक वाटर में थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, बताइए क्या होगा? हमने क्या कहा कि वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, या मैं आपसे कहूँ हमने वाटर में क्या डाल दिया बेटा, ग्लूकोज डाल दिया। हमने वाटर में मैं कहूँ यूरिया डाल दिया। अब वाटर में यूरिया डाल के हमारे किसी काम का नहीं है, वो प्लांट वगैरह को दिया जाता है। लेकिन अगर हम वाटर में शुगर को डाल दें तो एक शरबत बन जाएगा, जिसमें और भी चीज़ों को मिला के हम एक फ्लेवर बना के पी सकते हैं। लेकिन इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ा? आपको मालूम है कि किसी वोलेटाइल कंपोनेंट में जब नॉन वोलेटाइल डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम करेगा तो टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। बोलते नहीं हो यार तुम लोग। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू vapor pressure inversely proportional to boiling point means vapor pressure decreases, boiling point increases। बस boiling point का increase होना एलिवेट के होना कहलाता है। क्लियर नहीं हुआ? बोल दो। वेपर प्रेशर कम होगा, हमने कहा कि हमारे पास वाटर है, इसको हम हीट करना शुरू किए, 100 डिग्री पे जाके बॉयल हो गया। क्लियर हुआ? इसके हमने थोड़ा सा चीनी डाल दिया। चीनी डालने के बाद इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगी, 100 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल्स के जो वेपर्स होंगे, वेपराइज कम होंगे। फिर भी अगर आपको बॉयल करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसके टेम्परेचर को क्या करो, थोड़ा सा बढ़ा दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए क्लियर हो गया? तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या? टेम्परेचर में बढ़ना। इसको क्या बोलोगे? Due to addition of some non-volatile substance in volatile component, the vapor pressure of resulting solution decrease. To increase the vapor pressure, we increase the temperature. This increase in temperature is called elevation in boiling point. यही होता है। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ूँ। देखो
हम लोग इसको अगर देखें तो ऐसे देख सकते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की मैंने बात करी। मैंने कहा कि हमारा ये एक लाइन है, हमने कहा कि हमारे लिए ये एक लाइन है। अब इस लाइन के लिए यहाँ पे हमारे लिए क्या है बेटा, इस तरीके से गया है। ये वेपर प्रेशर किसका है बेटा, सॉल्वेंट के लिए है, कर्व है। तो जहाँ पे कट करेगा वहाँ से अगर इसको मिलाओगे तो ये T0B होगा कि नहीं होगा। क्यों भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना, लिखोगे इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ये कर्व जहाँ पे P = 1 ATM को टच करेगा उसको हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बट लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा। मीन्स जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा वो इस कर्व से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। देख लो, वेपर प्रेशर अगर यहाँ से सॉल्वेंट जा रहा है तो सॉल्यूशन तो नीचे जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। इसीलिए एक लाइन अगर हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो ये लाइन इसके नीचे से जाएगी और ये कहीं यहाँ पे आके कट करेगी। आप देखिए ध्यान से, जहाँ पे सॉल्यूशन कट करेगा P = 1 ATM लाइन को, वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी कि इसको बोलते हैं TB। इसको क्या बोलेंगे, TB बोलेंगे। ये T0B है, ये TB है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हुआ। एंड TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा इसी को बोलते हैं डेल्टा TB। और डेल्टा TB की मैं बात करूं, अगर मैं डेल्टा TB की बात करूं तो ये होगा क्या बेटा, TB - T0B। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और डेल्टा TB को ही बोलते हैं हम क्या बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया सबको। देखिए इसको फटाफट। क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यहाँ पे आके टच किया, ये इसको एलिवेट कर दिया, ये इसका इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का डिफरेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, थ्योरेटिकली अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं आपको बोल देता हूँ, कुछ स्टेटमेंट आप नोट कर लोगे। इसमें नोट करो फटाफट, लिखोगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड is the temperature at which vapor pressure of liquid become equal to external pressure। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पहली बात तो ये हो, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एट 1 ATM प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये भी क्लियर हुआ। ये 2 पॉइंट मैंने पहले लिखवा दिया था आपको। अब लिखते हैं हम प्रोग्रेस लिखते हैं। इसमें क्या प्रोसेस है, प्रोसेस लिखो, प्रोग्रेस नहीं प्रोसेस लिखोगे कि इट इज फाउंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution is higher than that of pure solvent,
दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कॉमा लगाओगे, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे रीजन। ऐसा क्यों होता है, रीजन लिखोगे। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये सब पॉइंट्स लिखवा देता हूँ बेटा, अच्छा लगेगा कॉपी आपकी। आप अगर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो ना तो इसका मतलब समझ लो, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारा बच्चा 12th का एग्ज़ाम भी देता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लिखोगे रीजन क्या है, रीजन नोट करोगे। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, that of pure solvent and vapor pressure increases with increase in temperature, hence solution has to heated more temperature to become vapor pressure of solution 1 atm, to become वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 atm। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जो मैंने आपको बताया था उसी को मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिखवा दिया। क्या मैंने लिखवा दिया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब किसी वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल डालते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से हम अगर इसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर का बढ़ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब समझ में आ गया, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तरीका ये हो गया, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा तरीका हम देखते हैं। अगर मैं अदर मेथड की बात करूँ तो वो मेथड है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने पढ़ा भी है 11th में, थर्मोडाइनमिक्स से हम इसको देख सकते हैं। मैं आपको बताऊँ बेटा, मैंने कहा हम इंट्रॉपी की बात करते हैं। इंट्रॉपी रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस से होता है ना। तो एक तो प्योर सॉल्वेंट होगा जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो उसकी इंट्रॉपी सबसे कम होगी। फिर कौन होगा, जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एक सॉल्यूशन होगा। और अगर इसको और हीट कर दिए तो गैस बन गया, मीन्स ये क्या होगा बेटा, बिल्कुल भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा इसकी इंट्रॉपी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने इसको सॉल्वेंट ले लिया, इसको मैंने सॉल्यूशन ले लिया, इसको मैंने वेपर ले लिया। तो आपको मालूम होगी सॉल्वेंट से अगर हमें वेपर में जाना है, सॉल्वेंट से हमें वेपर में जाना है तो डेल्टा क्यू हीट हमें देनी पड़ेगी। बोलो, सॉल्वेंट से वेपर में जाने के लिए डेल्टा क्यू हीट देना पड़ेगा। इसको हम सॉल्वेंट लिख देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज डेल्टा क्यू डैश हम देना पड़ा हमें सॉल्यूशन को, किस में, वेपराइज होने के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए। मेरे से दो बात बताओ, आप लोग सभी लोग बताओगे, थोड़ा सा परेशान नहीं होगे। मैं कहूँ कि सॉल्यूशन से वेपर बनेगा तो भी सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा, या प्योर सॉल्वेंट को वेपराइज करें तब भी सॉल्वेंट वेपराइज होगा। जो अमाउंट ऑफ हीट दोनों जगह से तो सेम ही लगेगा क्योंकि सॉल्यूट तो वेपराइज हो नहीं रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अमाउंट ऑफ हीट तो दोनों जगहों पे सेम होगा। लेकिन अगर हम इसके लिए इंट्रॉपी का चेंज मारें, डेल्टा एस किसके लिए बेटा, अगर हम सॉल्वेंट के लिए देखें तो वो ज़्यादा दिख रहा है, डेल्टा एस क्या बेटा, सॉल्यूशन के कंपेयर में। तो यहाँ से मैं आपको एक रिजल्ट बता दूँ कि मैंने कहा डेल्टा एस या फॉर क्या बेटा, सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एस
सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं होगा? और डेल्टा एस अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं ये क्या होगा? डेल्टा क्यू सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टी नॉट बी। और डेल्टा एस अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं ये होगा डेल्टा क्यू सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टी बी। अब मैं आपको बता दूं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं और इसको हम ज़्यादा कहेंगे तो ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया? देख लो, फॉर डेल्टा एस सॉल्वेंट ग्रेटर देन डेल्टा एस सॉल्यूशन, डेल्टा एस सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा एस सॉल्यूशन, ये क्या होगा बेटा? ये बड़ा कब होगा? जब इसका टेम्परेचर छोटा हो जाए, बिकॉज डेल्टा क्यू सॉल्वेंट इजकल टू डेल्टा क्यू क्या बेटा? सॉल्यूशन। तो यहाँ कंडीशन जो हमें मिलेगा वो टेम्परेचर पे मिलेगा और यहाँ से प्रूफ होगा कि टी नॉट बी इज लेस देन टी बी। ये इसको प्रूफ करता है। थर्मो से भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। नोट करिए इसको फटाफट अपने कॉपी में। नोट करिए। डाउट है तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूं। मैं बता दूं, एंट्रोपी सॉल्वेंट सॉल्यूशन वेपर, सबसे कम सॉल्वेंट का, फिर सॉल्यूट को मिलाओगे तो रेंडमनेस बढ़ेगा, उसके बाद सॉल्यूशन का। अगर इसको हीट कर दोगे तो रेंडमनेस और बढ़ जाएगी और क्या होगा बेटा? वेपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको बढ़ाना है हमें तो इस तरह से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एंट्रोपिक चेंज सबसे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे एंट्रोपिक चेंज कम दिख रहा है, लेकिन दोनों के लिए जो हीट लगेगा वो सेम लगेगा। और हमें मालूम है कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से टी नॉट बी छोटा हो जाएगा किससे? टी बी से। यही होता है हमारा। क्लियर हुआ? इसको भी नोट करिए फटाफट, टाइम वेस्ट ना करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, चलें आगे बढ़ें। इसको नोट कर लो सभी लोग। नोट करो फटाफट बेटा, चले आगे बढ़ें। बोलिए। देखोगे यहाँ पे आप लोग ध्यान से, क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्या एक रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो रिजल्ट ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नोट करोगे एक मिनट, जो तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा सॉल्यूशन का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है ना। मतलब डेल्टा टी बी इजकल टू सम के बी इंटू एम होता है, जहाँ पे के बी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात समझ लेना। अब मैं आपको बताऊं, डेल्टा टी बी इजकल टू सम आई के बी इंटू एम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आई इजकल टू 1, तो ये डेल्टा टी पी इजकल टू के बी इंटू एम हो जाएगा। परेशान क्यों है? समझ में आ गया कि नहीं आया? अब मैं यहाँ से पूछूं तो व्हेन एम इजकल टू 1 मोलल
तो डेल्टा टी बी इजकल टू के बी होगा कि नहीं होगा, बोलिए पहली बात। और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, समझोगे? और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसमें बेटा कि अगर हम यहाँ से क्या करें बेटा, यूनिट की बात करो के बी, तो सम डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, आप देखोगे मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स पर केजी, होता है कि नहीं होता है इसकी यूनिट। तो केजी इधर जाएगा, इसका डिग्री सेंटीग्रेड के बी इंटू मोल्स पर केजी, यानी कि के बी होगा, बोलो डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, या इसी को बोलते हैं के बी की यूनिट केल्विन केजी पर मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यूनिट हो सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यूनिट नोट करिए फटाफट कॉपी में। ठीक है ना? और मैं अगर के बी को डिफाइन करूं तो लिख सकते हैं इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। मतलब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी बी के बराबर है जब मोलैलिटी हमारा 1 हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोर्ड पे फटाफट नोट करोगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन पॉइंट्स को कवर करना है हम लोगों को ना, नोट करिए क्या हम लोग को कवर करना है, बताइए। इसकी मैं अगर क्लियरिफिकेशन आपको दूं क्या हमें कवर करना है तो थोड़ा सा आप देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें इनमें करेंगे के बी के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। ठीक है ना? अब के बी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ के बी, मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये के बी होता है आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपान 1000 इंटू एल वी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दूंगा। मैंने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की मैंने आपसे वैल्यू पूछी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे कैलकुलेट करेंगे, करिए, कोशिश करिए, सभी लोग कोशिश करिए, बोलिए कर सकते हैं। भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको पता होना चाहिए, है ना? करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पता होना। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू ऑफ के बी की बात कर रहे थे फॉर वाटर। तो वैल्यू ऑफ के बी फॉर वाटर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना होगा। मैंने आपसे पूछा कि एल बी की जो वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है ना? और आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें पहले से पता है। जो आर की वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है एल की वैल्यू पे। अगर एल की वैल्यू जूल पर ग्राम में हो, तो जूल पर ग्राम में हो, अगर
और आर की वैल्यू अगर केल्विन कह रहे हैं कैलोरी पर ग्राम में हो, तो दोनों के लिए आर की 2 यूनिट आएंगी। अगर जूल पर ग्राम में लोगे तो इसकी वैल्यू 8.14 लोगे, अगर कैलोरी में होगा तो इसकी वैल्यू 2 ले लेंगे। यहाँ पे हमने कैलोरी में लिया है ना बेटा। अगर हमने इसको कैलोरी में यूज किया है तो आप देखोगे कैसे हम इसको करेंगे। कैलोरी में अगर हम इसकी बात करें तो कैलोरी में अगर हम देखें तो आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। और अगर हम टी नॉट बी की बात करें तो टी नॉट बी की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट प्लस 273, 373 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, के बी इजकल टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर अपान 1000 एल बी करें। आर की वैल्यू 2, टी की वैल्यू 373 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 540। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.52। क्या बेटा 0.52 समझ में आ रहा है, कैल्विन केजी पर मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब केबी की जो वैल्यू आई 0.52 कैल्विन केजी पर मोल आई, ये हमारा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट करिए फटाफट। क्लियर हो गया, नोट करिए। चलिए आगे बढ़े, नोट करिए इसको। आगे क्या हमें पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस मैंने पहला लिखा बोर्ड पे, पहला लिखा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 30 ग्राम यूरिया in 54 ग्राम वाटर। क्वेश्चन देखोगे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया इन 54 ग्राम वाटर। क्वेश्चन हमारा यही है। छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया जिसमें मैंने कहा है कि आपको एक ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है जिसको हम बना रहे हैं 30 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व करके, किसमें 54 ग्राम वाटर में डाल के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर टी नॉट बी की बात करूँ तो वो कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, या 100 डिग्री ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे क्या पूछा गया है बेटा, टी बी पूछा गया है, टी नॉट बी हमें पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें एक चीज़ और पता है कि डेल्टा टी बी इजकल टू टी नॉट बी माइनस टी बी होता है कि नहीं होता है। मतलब क्या है, सॉरी, ये टी बी माइनस टी नॉट बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिला कि अगर हमें टी बी निकालना है तो ये होगा डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर मैं डेल्टा टी बी की बात करूँ तो ये होता है क्या बेटा, आई इंटू के बी इंटू एम होता है ना। देखोगे ध्यान से, बोलो आई की वैल्यू फॉर यूरिया 1 हो गया, इसको पुट कर दो यहाँ पे, इसको पुट करो यहाँ पे। अगर हम लोग देखें तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे। यहाँ से अगर हम इसके बाद देखें तो हमें डेल्टा टी बी निकालना है, या आई की वैल्यू 1, के बी की वैल्यू 0.52 वाटर है, इंटू एम निकालना है। एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब 30 डिवाइडेड बाई 60। 30 डिवाइडेड बाई 60 की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 30 डिवाइडेड बाई 60 की बात करूँ तो 30 डिवाइडेड बाई 60 से
30 डिवाइडेड बाई 60 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हम लोग इसको 1/2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखते हैं ना, 54 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गया। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू जैसे हमने यहाँ से निकाला तो हमारा टीबी क्या होगा, आपको पता है टी नॉट बी कितना हुआ बेटा, 100 प्लस डेल्टा टीबी कर देंगे। यहाँ से हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कुछ हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे। जैसे मैं एक इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो डेल्टा टी बी इजकल टू आई के बी इंटू एम होता है। मीन्स डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा बेटा, यहाँ से देखोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो होगा वांट ऑफ फैक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। या हम डेल्टा टी बी इजकल टू सम के बी इंटू अगर एम की बात करें, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ से मोलैलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें पता है डेल्टा टी बी इजकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी बी होगा, एंड डेल्टा टी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी नॉट बी होगा। आप देखो ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इन्वर्सली हो गया, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी अगर बढ़ रहा है, डेल्टा टी बी अगर इंक्रीज हो रहा है तो टी बी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों भाई, क्योंकि हमें मालूम है टी बी की वैल्यू क्या होता है। यहाँ से देखो टी बी की वैल्यू क्या होता है, टी बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो वो क्या होता है, टी नॉट बी प्लस टी बी होता है कि नहीं होता है। तो ये जब बढ़ाओगे तो ये अपने आप बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये तो फिक्स होता है, टी नॉट बी तो फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि डेल्टा टी बी क्या हो रहा हो, अगर डेल्टा टी बी की हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन था जिसको हम लोगों को जानना था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नोट करोगे क्वेश्चन है ये 2004 जेई में पूछा गया है। क्वेश्चन 2004 जेई का है, 2004 ये जेई का क्वेश्चन है। 2004 जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लिखा है विच वन ऑफ द following aqueous solution will exhibit highest boiling point। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन पहला लिखोगे, दिया है 0.01 m Na2SO4। दूसरा ऑप्शन देखोगे जिसमें दिया है 0.01 m, क्या दिया बेटा, KNO3। तीसरा देखोगे दिया है 0.015 m यूरिया। और चौथा देखोगे जिसमें दिया है 0.015 m ग्लूकोज। तो 4 ऑप्शन है, इनको हमें देखना है। अब देखोगे हमें पता है कि डेल्टा टी बी इजकल टू क्या होता है बेटा, टी बी
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी होता है कि नहीं होता है। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी हुआ ना, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी है, मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन है वो डेल्टा टी बी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें मालूम है कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्यों? अगर m और k को हम कांस्टेंट कर दें, ऑलमोस्ट इसमें कांस्टेंट दिख रहा है, तो जिसके लिए i की वैल्यू ज़्यादा होगा उसके लिए क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, टीबी की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगा। अब देख लेते हैं, अगर इसकी मैं बात करूँ, अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले वाले केस में आप लोगों ने इसको नोट कर लिया ना, तो हम आगे बढ़ें। अगर फर्स्ट केस की हम लोग बात करें तो फर्स्ट केस में आप देखोगे हमने क्या किया है, जो भी हमारा फर्स्ट केस है उस फर्स्ट केस में आपको मैं बताऊं, फॉर फर्स्ट केस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Na2SO4 ट्वाइस Na प्लस SO4 2 माइनस, तो आई की वैल्यू 3। क्यों? 100% डिसोसिएशन लोगे अगर मेंशन नहीं है तो। दूसरा वाला देखोगे KNO3, यहाँ पे K प्लस NO3 माइनस, और ये होगा बेसिकली क्या बेटा, N की वैल्यू 2 एंड I की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 2 होगी। और अगर मैं यूरिया की बात करें तो I की वैल्यू 1, ग्लूकोज की बात करूं तो I की वैल्यू कितनी बेटा, 1, I की वैल्यू 1, मतलब ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कौन होगा, Na2SO4, I की वैल्यू सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए राइट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज का सेशन हम लोग बेटा यहीं कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 लेक्चरों में ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? तब के लिए बेटा थैंक यू, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छा करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके रखो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।